अब तक हम लोग सेल के बारे में अच्छी खासी जानकारी, अच्छी खासी इंफॉर्मेशन हम लोग ले चुके हैं, समझ चुके हैं कि आखिर में सेल क्या है, सेल कैसा होता है, सेल की क्या ज़रूरत हमारे बॉडी में है, क्या वो वर्क परफॉर्म करता है, और सेल के यूनिट्स के बिहाफ पे, वन और मोर के बिहाफ पे हम लोग समझ चुके हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब हम लोग चलेंगे आगे और समझेंगे सेल के पार्ट्स के बारे में। सेल के पार्ट्स क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ द सेल। पार्ट्स ऑफ द सेल में या उसे ऐसे कह दिए कि सेल जिस मेजर कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, बेसिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, उसे हम कहेंगे पार्ट्स ऑफ द सेल या कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। कंपोनेंट्स ऑफ द सेल में हमारे पास में 3 हैं। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा साइटोप्लाज्म। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा हूं सेल स्ट्रक्चर में या सेल कंपोनेंट्स में, पार्ट्स ऑफ द सेल में सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो हम लोग पार्ट्स ऑफ द सेल स्टार्ट किए हैं। पार्ट्स ऑफ द सेल में आज हमारा पार्ट्स ऑफ द सेल का पहला पार्ट होगा, वो हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। किस तरीके से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में समझेंगे। आइए इस टॉपिक को एक बड़ा बेसिक्स एग्जांपल से समझते हैं। एक हम लोग अपने घर के एग्जांपल से लेते हैं, समझते हैं। मेरे पास एक बलून है, ये आपको दिख रहा है। मेरे पास एक बलून है, मैंने इसे बलून को वाटर फिल किया है। अगर आपको दिख रहा होगा कैमरे में, हाँ, तो ये बलून है, मैंने इसमें पानी फिल किया हूं, इसमें मैंने पानी भर कर रखा हूं। सर, इस बलून से आप क्या समझाना चाह रहे हैं? आप इस बलून को अगर गौर से देखिएगा तो ये जो बाहर का पतला वाला इसका जो लेयर है, ये जो बलून का पतला वाला जो लेयर है बाहर रबर का बना हुआ है, इस पतले वाले बलून के लेयर के अंदर में इसने अपने अंदर पानी इकट्ठा करके रखा है, यानी पानी को ये बांध के रखा है। पानी मैंने इसमें भरा और पानी इसके अंदर में जमा हुआ है, बाहर निकल नहीं रहा है। मतलब ये इसके जो बाहर वाले जो लेयर हैं, जो बाहर का जो रबर है, वो इसे अपने अंदर में बॉन्ड करके रखा हुआ है, इसे बांध के रखा हुआ है। तो सर, तो ये बच्चों कि जब आपका ये बलून में आप पानी भरें, हवा भरें, कोई सॉल्यूशन भरें, कुछ भी डालें, तो ये इसे पकड़ के रखता है, इसे होल्ड करके रखता है। यहां डायग्राम समझिए, मैंने आपके डायग्राम बना कर रखा हूं। इसमें ये आपका मान लीजिए बलून है और बलून में अंदर में पानी भरा हुआ है, या आप कुछ भर लीजिए उसमें। मान लीजिए आप चीनी पानी भर लिए। अच्छा, होली में आप लोग पक्का काम करते होंगे, भर के किसी के सर पे दे मारते हैं होलियों में, है ना। कोई गुजर रहा हो गली से, चुपके से गए, आप पट से उस पे मारते हैं उसको, है। तो जो इसमें आप जो कुछ भरेंगे, तो क्या ये बलून अपने अंदर में उसे बांध करके रखेगा ना, उस कंटेंट को ये होल्ड करके रखेगा ना। हाँ, तो ये इसके बाहर का जो पतला वाला जो इसका लेयर है, बाहर जो इसका आउटर कवरिंग है, ये आउटर कवरिंग इस बलून को, उसके अंदर जो मौजूद जो लिक्विड है, उस लिक्विड को ये होल्ड करके रखा हुआ है। तो जिस तरीके से ये बलून के अंदर में पानी भरा हुआ है और वो बलून इसे होल्ड करके रखा हुआ है, उस तरीके से आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपका जो सेल मेम्ब्रेन है, वो बिल्कुल उस तरीके से ही उसमें मौजूद जो भी ऑर्गेनेल्स हैं, जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं, उसे वो होल्ड करके रखता है। आप ये बलून देखें, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, उस वीडियो से भी आप समझेंगे कि हाँ, मैं आखिर में कहना क्या चाह रहा हूं, आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, वरना मैं आपको वीडियो दिखाता प्ले करके बोर्ड पे। मेरे पास लैपटॉप है, आप इसमें देख सकते हैं वीडियो। ये अगर आपको ये दिख रहा होगा तो देखिए, इसमें आपको दिख रहा है ना,
कि एक बलून है जिसे फोड़ा जा रहा है। गौर से देखिए, यस है ना, ये बलून जब इसमें फूटा तो ये क्या हुआ, ये उसके अंदर जो मौजूद पानी था उसने उसे एक शेप दिया हुआ था। जैसे ही बलून का बाहर का लेयर जो है वो फटा, वो हटा, उसके सारे जो अंदर है मौजूद वाटर थे, लिक्विड थे, वो बाहर निकल गए। तो उस तरीके से आपके सेल के भी जो बाहर लगा हुआ जो मेम्ब्रेन है, या जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो उसका आउटर कवरिंग है, ये बलून वो जो आउटर कवरिंग है इस बलून के जैसे, उस तरीके से आपका ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या आपका जो सेल मेम्ब्रेन है, बिल्कुल ये उसी तरीके से रोल प्ले करता है, उस तरीके से ये काम करता है। तो आइए समझते हैं और बढ़िया से इसमें क्या क्या है। पहला वर्ड, फर्स्ट सेंटेंस है लिखा हुआ है इसमें, थीन, इलास्टिक और फ्लेक्सिबल। यह बलून फिर से देखिए, ये है ना पतला है, थीन है, ये फ्लेक्सिबल है। देखिए अपना शेप चेंज कर रहा है ना, ये मैं दबा रहा हूं इसे कि अपना चेंज कर रहा है शेप, दिख रहा है आपको, ये देखिए है ना, ये थीन है, फ्लेक्सिबल है और इलास्टिक भी है ना। तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहला टॉपिक जो हुआ, पहला लाइन जो है वो थीन है यानी कि पतला है, इलास्टिक है और ये फ्लेक्सिबल भी है। थीन, इलास्टिक और फ्लेक्सिबल, एक लिविंग कंपोनेंट्स है ये। हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो हमारे जो मौजूद होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, वो भी तो लिविंग ही होगा ना। तो वो हमारा कैसा है, ये लिविंग है। और क्या, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये हमारे सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है ये। नेक्स्ट, होल्ड कंटेंट्स ऑफ सेल, ये सेल में मौजूद जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, कंटेंट जो कुछ भी हैं, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, जो कुछ के अंदर मौजूद है, ये सारे कंटेंट्स को ये प्रोवाइड डिफिनिट शेप, ये उसे एक डिफिनिट शेप देता है। आप इस बलून को अगर देख रहे होंगे तो ये बलून को एक शेप दिए हुए है। अगर मैं इसे दबाता हूं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, ये इलास्टिक है, तो अपना एक शेप भी चेंज कर रहा है ना। तो आप ही का बॉडी देख लीजिए ना, आप भी लिविंग है, तो आपका बॉडी एक शेप है ना, आपके बॉडी में भी एक शेप दिया हुआ है, इट प्रोवाइड अ डिफिनिट शेप, फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल, इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या करता है ये किसी किसी चीज को, किसी सब्सटेंस को, मटेरियल को ये एंट्री और एग्जिस्ट करने देता है। मतलब ये उसके अंदर और बाहर जाने के लिए अलाउड करता है, उसे परमिट करता है कि हाँ आप जाओ और अपने ही जाओ। तो ये फैसिलिटेट्स अ मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स, इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल। जब ये मूवमेंट करने को देता है, अलाउड करता है, लेकिन ये भी लिमिट करता है कि सबको नहीं, कुछ ही चीजों को हम अलाउड करेंगे, इसलिए इसे कहा गया है सेलेक्टिवली परमिएबल। जैसे आप मान लीजिए कि आप स्कूल में पढ़ते हैं और जो आपके बैठे जो गेट पे वॉचमैन है, वो इस बात का ध्यान रखते हैं ना कि स्कूल में किसकी एंट्री है, किसकी नहीं है ना। तो वो भी देख करके अलाउड करते हैं, देख करके एंट्री देने देते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको एंट्री दे देंगे, वो कोई भी आ जाएगा वो एंट्री कर जाएगा, नहीं, वो भी देख करके समझ करके जानकारी लेने के बाद एंट्री करते हैं। तो इसीलिए ये भी आपका जो बाहर आउटर कवरिंग जो लेयर आपका है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जो देख करके समझ करके सिलेक्टिवली लोगों को ये एंट्री करने देता है, इसलिए लिखा हुआ है इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल। हम लोग और डिटेल में जाएंगे इसमें, देखिए फिर क्या है, कंपोज ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, जो चीज से बना हुआ है,
वो आपका होता है प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये किसकी बने हुए हैं? ये बने हुए हैं प्रोटीन और लिपिड्स के। तो कहते हैं कि इस ऑर्गेनिक जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक क्यों हुआ सर? क्योंकि हम लोग लिविंग है। ये हमारा लिखे आप है ना कि हमारा सेल जो है वो लिविंग है। तो लिविंग होंगे तो किसके बने होंगे? ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के। तो ये कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। फिर क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ। यहां आपके पहले टॉपिक में पहले लाइन में लिखा हुआ था फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि ये फ्लेक्सिबल है, ये इलास्टिक है। ये अगर इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, तो ये कुछ कुछ चीजों को इनगल्फ करने के लिए भी अलाउड करता है, परमिट करता है। समझाता मैं आपको एग्जांपल लेकर के। अमीबा आप देख रहे हैं ना, आप जब अमीबा पढ़े थे क्लास 7 में कि अमीबा अपना फूड खाने के लिए, अपना फूड इनगल्फ करने के लिए वो अपने बॉडी पार्ट को थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करता है और फूड को इनगल्फ करता है, जिसे आप कहते हैं फॉल्स फीट या सुडोपोडिया। तो ये फॉल्स फीट और सुडोपोडिया की मदद से जिस फूड को इनगल्फ कर रहा है, फूड को ट्रैप कर रहा है, खा रहा है, तो आप सोचिए ना कि अगर इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो इसका सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर कवरिंग है, अगर ये इसे परमिट नहीं करेगा, फ्लेक्सिबल होने के लिए अलाउड नहीं करेगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा, तो कैसे ये मूव करता, कैसे ये मुड़ता, कैसे ये खाने को आगे जाके इनगल्फ कर पाता? तो ये आपका ये फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से ये इनेबल्स करता है कि सेल कुछ चीज को इनगल्फ कर सके, उसे खा सके। कहां से क्या खा सके? उसे हम कहते हैं इंडोसाइटोसिस। इसे हम कहते हैं इंडोसाइटोसिस। बाहर से कुछ भी चीजें अगर आप ट्रैप करते हैं, खाते हैं, इंडो मतलब अंदर की ओर, साइटोसिस मतलब न्यूट्रिशन, फूड लेना, खाना। तो इंडोसाइटोसिस, जब भी कोई फूड इनगल्फ करते हैं फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट, एग्जाम्पल आपका अमीबा हम बात कर रहे हैं, उससे हम कहते हैं इंडोसाइटोसिस। और ये जिसकी वजह से हुआ, ये जिसकी वजह से वो अमीबा जो है अपना फूड को ट्रैप कर पाया, फूड को इनगल्फ कर पाया, वो आपका था यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप सोचिए ना, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल नहीं होता, ये इसे सिलेक्टिवली चीजों को इनगल्फ करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए परमिट नहीं करता, तो क्या अमीबा कभी फूड खा पाता? नहीं खा पाता ना। तो इसीलिए अमीबा जो है वो अपना फॉल्स फिट क्रिएट करता है, जनरेट करता है और इसे फूड को ट्रैप कर पाता है, खा पाता है। तो ये हम लोग देख रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या काम करता है और किस तरीके से ये वर्क करता है, ये आपका इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़े समझे। फिर से मैं आपको बताता हूँ एक बार क्या क्या इसमें है। ये थिन है, इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, एक लिविंग है, ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है ये। और ये सारे सेल के कंपोनेंट्स को ये होल्ड करके रखता है। साथ ही साथ में ये कुछ कुछ चीजों को, कुछ कुछ मटेरियल्स को ये अलाउड करता है, अपने अंदर ये आने के लिए परमिट करता है। इसलिए इसे हम कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। और ये किसी भी मॉलिक्यूल्स को, किसी भी फूड मटेरियल्स को बाहर इन्वायरमेंट से इनगल्फ करने के लिए अलाउड करता है, बाहर इन्वायरमेंट से इसे खाने के लिए परमिट करता है। जैसे हमारा अमीबा है, अगर अमीबा को बाहर से खाने के लिए ये मेम्ब्रेन अलाउड नहीं कर, परमिट नहीं करे, तो अमीबा खाना नहीं खा पाएगा, है ना। और क्या है इसमें जरा देख लेते हैं। और इसे हम कह सकते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि हमारा सेल मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, वही बात यहां पर है कि इसे हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कह सकते भी हैं। सेलेक्टिवली और सेमी में क्या मतलब है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब होता है कि जो किसी किसी चीज को ही पास करता है, अलाउड करता है एंट्री करने के लिए। मान लीजिए कि कोई एक लेवल है, कोई एक रूम है, वहां पे किसी को एंट्री देना है, तो हम एंट्री देते हैं।
किसी को रोकना है तो उसे हम रोक देते हैं। तो ये एंट्री एग्जिस्ट करने की जिम्मेदारी जो है, जिस पे भरोसा है, वो हमारा है सेल मेम्ब्रेन। उसी सेल मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, या इसे ही हम कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसे ही कहते हैं हम लोग हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये ऐसे समझिए आप लोग कि जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि कोई इसे आप ऐसे समझ सकते हैं और एग्जांपल से, कि मान लीजिए कि कहीं आपको जाना है और आपने टिकट बुक कराया, तो टीटी आपका ट्रेन चढ़ते के साथ टिकट चेक करता है ना। क्यों चेक करता है भाई? वो ट्रेन में उसी को सफर करने देगा जिसके पास टिकट होगा। तो यानी कि टीटी भी जो है, जो टिकट चेक करने वाला टीसी जो है, वो टीसी भी ये सुनिश्चित करता है, ये कंफर्म करता है कि यही वो व्यक्ति है जिसने टिकट बुक कराया है या जिसका टिकट है इस गाड़ी में, है ना। तो उस तरीके से हमारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, जो उसे ही आउट करता है जो इसके पास होने के लिए, इसमें एंट्री होने के लिए इसके लिए अलाउड किया गया है। तो हमारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, इसी को हम लोग कहते हैं। ये कैसा और होता है? ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, जो बाइफॉस्फोलिपिड बाई लेयर का बना होता है। क्या है ये डबल लेयर का मेम्ब्रेन होता है, और ये फॉस्फोलिपिड है ना, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर से हम लोग कहते हैं। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये नाम है इसका, जिससे बना वो होता है वो हमारा वो मेम्ब्रेन। तो डबल लेयर का मेम्ब्रेन है ये, इसे हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और क्या, फाउंड इन द बोथ प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा साइटोप्लाज्म अच्छे से डेप्थ में, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। साइटोप्लाज्म में पढ़ाऊंगा जब मैं आपको, तो साइटोप्लाज्म में आपको सिखा दूंगा कि प्रोकैरियोटिक्स क्या है और यूकैरियोटिक्स क्या है। ठीक है, तो अभी हम उसे समझ लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है। आपको मैं पहले बताया भी होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है, यानी कि सिर्फ कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, लेकिन सेल वॉल जो सिर्फ है ना, वो पाया जाता है सिर्फ प्लांट सेल में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड इन द बोथ प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स। इसका क्या होता है आपको मैं साइटोप्लाज्म पढ़ाऊंगा तो हाँ सिखा दूंगा। आगे चलिए। इट एक्ट्स एज अ कनेक्टिंग सिस्टम, प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन सेल एंड इन्वायरमेंट। जो मैं आपको इससे पहले टॉपिक में बता रहा था, पहले वाले बोर्ड पे जो मैं कंटेंट लिखे हुए थे, उस वाले में क्या था ये कि अमीबा जिस माध्यम से फूड इनगल्फ करता है, अमीबा जिस तरीके से फूड इनगल्फ करता है, वो फूड इनगल्फ करने में उसकी है क्या, ये वही तो है ना उसका बाहर लेयर का आउटर जो मेम्ब्रेन उसका है, जो आउटर बॉडी उसका स्ट्रक्चर। मान लीजिए कि हमारा अमीबा है ये, और अमीबा का ये जो बाहर वाला लेयर है, वही तो उसका हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, या सेल मेम्ब्रेन है। तो वही मेम्ब्रेन उसे अपना एक्स्ट्रा पैर यानी एक्स्ट्रा फिट जनरेट करने में अलाउड करता है, तब जाकर के वो खाना ग्रैब्स कर पाता, नहीं बाहरी इन्वायरमेंट से वो अंदर वाले अपने पार्ट्स में एब्जॉर्ब कर पाता है, उसे खा पाता है। तो एक तरीके से ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, वो एक कनेक्टिंग सिस्टम है और कनेक्शन प्रोवाइड करता है बिटवीन सेल एंड इन्वायरमेंट, सेल और उसके बाहर इन्वायरमेंट में। ये बहुत बड़ा पॉइंट आपके लिए ध्यान रखिएगा कि सेल और इन्वायरमेंट में क्या है। जरूरी नहीं है सिर्फ अमीबा के बारे में, जितने भी आपके सेल है उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में, यानी कि प्लांट में भी तो एनिमल में भी तो इंसेक्ट्स में भी, सब में। तो हम लोग चर्चा फिर करेंगे इसमें कि किस तरीके से ये इन्वायरमेंट और सेल का जो है ये कनेक्शन बनाया रहता है। तो ये एक्ट करता है एक connecting system. It acts as a connecting system and allow the materials to entry from the outside environment to inside the cell. तो ये तरीके से connecting system है। आप यहाँ देखिए मैं डायग्राम बनाया हूं, ये जो आपको बाहर का लेयर दिख रहा है ना बच्चों, ये बाहर का लेयर जो है यही आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, है ना। यही आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन
या सेल मेम्ब्रेन, और इसी को आप कहते हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सब आपको इसी बात का है। तो कई बार आपसे ना एग्जाम में अलग अलग वर्ड देके पूछ देगा कि बताओ, डिफाइन करो, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो कुछ भी पूछ देगा आपसे। तो ध्यान रखिएगा, जो आप चीज पूछेगा ना वो, तो उसको एकदम बढ़िया से डिफाइन करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग समझे कि किस तरीके से हमारा ये चीजें वर्क करता है। और यही आपका जो लास्ट टॉपिक है ना, ये जुलाई में लिखा हूं, इट एक्ट्स एज ए कनेक्टिंग बिटवीन द सेल एनवायरनमेंट। तो इसी सेंटेंस, इसी वाला लाइन से हम लोग आगे चलेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा है मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा क्या होगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जब मैं आपसे बात कह रहा हूं कि ये एक्ट करता है एज ए कनेक्टिंग सिस्टम के जैसा, इट एक्ट्स एज अ कनेक्टिंग सिस्टम बिटवीन द सेल एंड एनवायरनमेंट, इट मींस ये आपके उस सेल से बाहरी एनवायरनमेंट में, क्या मैं बोल रहा हूं, ये जो सेल है ना आपका, ये सेल से बाहरी एनवायरनमेंट में जो भी चीजें, जो भी सब्सटेंस इसे एंट्री करना है, इसे एग्जिट करना है, इसे पास करना है, नहीं पास करना है, ये सब जो है ना, ये सब के सब इसी के जरिए पास होगा। क्या बात कर रहे हैं सर? अरे हाँ बिल्कुल। तो ये एक तरीके से गार्ड अंकल है। तो इसलिए मैं आपको यहां लिखा हूं कि इट एक्ट्स एज अ कनेक्टिंग बिटवीन द सेल एंड द एनवायरनमेंट। तो यहां पे मैं आपका जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं वो हमारा है मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सर ये मूवमेंट किसका मूवमेंट? वही मटेरियल का। सर मटेरियल में क्या हो सकता है? मटेरियल में कुछ भी हो सकते हैं, आइदर कोई लिक्विड है, कोई पिगमेंट है, कोई हार्मोन्स है, कुछ भी है। ये अलाउड करेगा, ये पास करने देगा, और ये तय करेगा कि इसे पास करना है, किसे पास नहीं करना है। सर थोड़ा एग्जांपल देंगे क्या आप मेरे लिए? हाँ दूंगा ना, और डिटेल भी समझाऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको। जैसे कि आपको जब चना खाने का मन होता है, अरे हाँ वही ग्राम है ना चना, अगर आपको चना खाने का मन होता है तो चना को आप क्या करते हैं, रात में पानी में भिगोकर छोड़ देते हैं। रात में उसे आप पानी में भिगाकर छोड़ देते हैं ताकि उससे हम सुबह खा सकें, क्योंकि वो बहुत हार्ड है, ड्राई हो चुका हुआ है। आपने क्लास 5 में पढ़ा है कि सामान को, किसी ऑब्जेक्ट को प्रिजर्व करना हो तो उसे सुखा दो, उसे कंटेनर में पैक कर दो। तो वही वाला आप ध्यान रखिए, क्लास 5 टॉपिक जहां पे था प्रिजर्वेशन। तो आपने प्रिजर्व करने के लिए उस चने को काफी बढ़िया से धूप में सुखा कर रखे हुए हैं, तो काफी वो हार्ड हो चुका है, वो है ना, जो आपको खाने में अच्छा नहीं लगेगा, चाहे आपको खाने में मजा नहीं आएगा, आपको खाने में तकलीफ होगी वो। तो आपने क्या किया, उसे आपने उसे पानी में भिगोकर छोड़ दिया है ताकि वो फूल सके। अब आप सोचते होंगे कि सर रात में दिए पानी में, पानी दिख नहीं रहा है, चना पूरा फूल गया, ये हुआ कैसे? पानी ये चना, ये पानी चना चना पानी, ये क्या हो रहा है सर? ये कैसे कैसे हो गया ये? तो ये वही वाला चीज है, क्योंकि चना के भी तो बाहर में, या चना भी तो एक सेल हो सकता है, वो भी तो सेल से बना हुआ होगा। सेल के पास में ये मेम्ब्रेन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, और वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे अलॉट किया होगा कि बाहरी इन्वायरमेंट से कोई चीजें अंदर लेकर जाओ, है ना। बाहरी उनका था पानी, पानी कहां ले गया वो? अंदर, चने के अंदर में, और चना फूल के, चना एक्सपैंड हो गया। तो ये वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वही सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है जो अलाउड करती है चीजों को एंट्री और एग्जिस्ट करने के लिए। इसलिए मैं बोला आपसे कि इट एक्ट्स एज अ कनेक्शन बिटवीन द सेल एंड द इन्वायरमेंट।
तो वो जो चना का जो पानी था, जो चना के अंदर में जो गया, वो वही तो हुआ ना। तो इससे आप आगे मैं आपको और सिखाऊंगा। तो मैं आपको बेसिक एग्जांपल दिया, आप जिद किए सर एग्जांपल दीजिए मेरे लिए, तो मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि किस तरीके से इसमें इसका जो वाटर है, जो पानी है, वो बाहर से सेल में गया, बाहर से वो चने के अंदर में गया। तो जो चना के अंदर में जा रहा है ना, ये उसी के वजह से है। अगर वो चना का जो लेयर था, जो उसका मेम्ब्रेन था, अगर वो अलाउड नहीं करता, अगर उसे वो मना कर देता, उसे रोक देता कि नहीं 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 आप अंदर जा सकते हो, तो क्या उस चना में वो पानी जा पाता अंदर? नहीं ना। तो ये क्या है, सेलेक्टिवली भी है और सेमी भी है। तो हम लोग को जो पढ़ना है इसमें मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन में, वो हमारा है पहला टॉपिक, दैट वाज डिफ्यूजन। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिफ्यूजन। आप इससे पहले इसके बारे में पिछले क्लासेस में 6, 7, 8 में कहीं पढ़े होंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो हम लोग समझ रहे थे इसमें कि किस तरीके से जो भी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, जो उसके सब्सटेंस को एंट्री एग्जिस्ट करने के लिए अलाउड करता है, वो आउटर लेयर, उसका आउटर कवरिंग, वो उसमें ही हमें अब थोड़े से और डिटेल में पढ़ेंगे कि किस किस प्रोसेस से या वाटर, एयर, जो भी उसके अंदर में एंट्री करेगा, वो उसका प्रोसेस क्या होगा। तो हमारा इसमें पहला है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन आप ऐसे एग्जांपल समझिए, जब आप अपने घर में जलाते हैं इंसेंस स्टिक, जिसे हम अगरबत्ती कहते हैं, आप अगरबत्ती को जब जलाते हैं तब पूजा रूम में अगरबत्ती जलाते हैं और पूरा घर आपका महक उठता है ना, पूरा घर आपका धम धम कर उठता है। ऐसा क्यों हुआ? आपने अगरबत्ती जलाया था उस कमरे में, पूरा घर में कैसे फैल गया? पूरा घर में फैलाने वाला जो हमारा है वो है एयर। एयर पूरे कमरे में मौजूद है, हर जगह मौजूद है वो, और वो एयर उस इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स को, उस बर्निंग इंसेंस स्टिक पार्टिकल्स को, उस गैस को पूरे रूम में स्प्रेड कर देता है वो। तो जब पूरे रूम में स्प्रेड कर रहा है, इट मींस क्या है? वो उसे डिफ्यूज कर रहा है। और एग्जांपल लीजिए, आप जब एक ग्लास में इंक डालते हैं, मान लीजिए कि आपने किसी एक ग्लास ले लिया पानी का, उसमें इंक डालते हैं, उस इंक में आप देखते होंगे कि वो धीरे धीरे, वो पूरा आप उसे कुछ किए हुए, आप टच भी नहीं करते हैं उसको, खुद ब खुद पूरा उसमें वो फैल जाता है। ये क्या मतलब हुआ? उसमें वो डिफ्यूज कर गया। तो आप एक देखें इंसेंस स्टिक अगरबत्ती वाला डिफ्यूजन, उसमें भी डिफ्यूज कर रहा था। अब एक आपके लिक्विड भी किया, यानी कि डिफ्यूजन वाटर में भी और लिक्विड में भी, वाटर में भी और गैस में भी, दोनों में होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डिफ्यूजन जो है वो मूवमेंट हो रहा है, पार्टिकल्स का मूवमेंट है। आप केमिस्ट्री में ही पढ़े होंगे कि जब भी किसी पार्टिकल में स्पेस होता है, तो उस स्पेस में जब कोई पार्टिकल्स ऐड करते हैं तो उसमें घुलता है, उसमें मिलता है, ये दर्शाता कि वहां स्पेस है। उस तरीके से डिफ्यूजन जब हो रहा है, वो प्रोसेस हैपन हो रहा है नेचर में या किसी भी जगह पे, तो क्या शो कर रहा है? वहां स्पेस है। तो डिफ्यूजन जब मूवमेंट हो रहा है, जब पार्टिकल्स का ट्रांसफर हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो यही आपका डिफ्यूजन है ना। तो ये डिफ्यूजन करने कौन दे रहा है, परमिट कौन कर रहा है? वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका, जिसे आप कहते हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। और मैं आपको बता दूंगा भी यहां पर कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैसे है वो, है ना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली है, सेमी है, मैं आपको एग्जांपल दे सिखा दूंगा अभी, हम लोग भी लेंगे इसमें कि कैसे ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो। तो हम लोग आगे चलते समझते हैं कि डिफ्यूजन क्या है, क्या होता है डिफ्यूजन का मतलब। हम लोग जान लिए कि एयर में, वाटर में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन आखिर है क्या, ये समझते हैं। तो डिफ्यूजन कहता है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन। क्या है ये? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर।
पहली बात तो सर हमको सिखा दीजिए कंसंट्रेशन क्या होता है। देखो मैं आपको क्लास 6 में, मैं क्या बता, क्लास 6 में जब आप पढ़े होंगे वहां आप सीखे होंगे दो चीजें, एक कंसंट्रेटेड और एक डाइल्यूट। तो कंसंट्रेटेड मतलब होता है जहां पर वाटर का मॉलिक्यूल्स कम है, जहां पर पानी की मात्रा कम है, तो वो कंसंट्रेट यानी कंसंट्रेटेड। तो वही है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जिधर वो हायर कंसंट्रेशन है टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन हो जाएगा, यानी कि जिधर कंसंट्रेशन की मात्रा कम है, मतलब जहां पर पानी की मात्रा कम है। जैसे में क्या है आपका है, अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था चना वाला। चना में क्या हो रहा था, जो चना सूखा हुआ था, जो चना ड्राई था, उसमें पानी बाहर के इन्वायरमेंट उसमें एंटर कर रहा था, यानी कि जिधर मात्रा ज्यादा है और जिधर मात्रा कम है वो हायर टू लो की ओर जा रहा था। यानी कि चना में पानी की मात्रा कम है, वहां कंसेंट्रेशन लो है, वहां पानी की मात्रा कम है, सूखा हुआ ड्राई है वो। तो जब वो बाहर, यानी कि जिस बर्तन में आप चने को रखे थे भिगोने के लिए, फूलने के लिए, उधर वाला कंसेंट्रेशन ज्यादा है, उधर पानी ज्यादा है, तो वो हायर कंसेंट्रेशन उधर चने की ओर वो एंट्री करेगा। तो इसका मतलब वही है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको चना का एग्जांपल लिया था पहले कि जो चना फूल रहा है वो चना हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन की ओर जाने का एग्जांपल है। तो इसमें ही देखिए लिखा हुआ है कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। अभी मैं एग्जांपल लिया था अगरबत्ती जलने का। अगरबत्ती क्या है, गैस। वाटर कैसा है, लिक्विड। और भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी एग्जाम पूछता है कि अरेंज करिए किस वाले पार्टिकल्स का डिफ्यूजन का रेट ज्यादा और कम होगा। तो इस गैस में डिफ्यूजन बहुत तेजी से होता है। आप अगर आपकी मम्मी किचन में बना रही हो हलवा या बना रही हो कुछ ऐसा मजेदार सब्जी या कुछ खाना, एक चीज आपका फेवरेट खाना हो, तो आप अपने स्टडी रूम में बैठ के पढ़ रहे होते हैं और खाना किचन में बन रहा होता है, आपका नाक फट से स्मेल करता है, मम्मा ने आज अच्छा बनाया है कुछ आज। और हलवा बन रहा हो तो जब सूजी या बेसन जब उसे फ्राई करते हैं, भूनते हैं कढ़ाई में, तो उसका स्मेल बड़ा खूबसूरत आता है, तो वो फट से आपके नाक के पास पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या है, गैसियस में डिफ्यूजन का रेट बहुत ज्यादा है ना, उसमें हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। तो डिफ्यूजन का रेट गैस में ज्यादा है, लिक्विड में थोड़ा उससे कम है, सॉलिड में और कम है। तो इसलिए मैंने आपके यहाँ पे लिखा हूं कि गैस में ज्यादा है, लिक्विड में उससे कम है, सॉलिड में और कम है। सर इसमें डिफ्यूजन में क्या क्या होता है, सिर्फ गैस और वाटर ही होता है क्या? नहीं, इसमें और भी बहुत चीजें होती हैं। जैसे में क्या इसमें है, इसमें आपका होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, H2O, आयंस, कोई मॉलिक्यूल्स, ये सब के सब जो हैं वो आपके इस डिफ्यूजन से इंटर या एग्जिस्ट करते हैं, निकलते या बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं या अंदर आते हैं। सर CO2 का क्या है, CO2 का क्या माजरा इसमें होगा? आपका जो भी सेल जो एक्टिविटी करता है, जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, वो एक्टिविटी क्या है उसमें? वो एक्टिविटी वही है ना जो सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म किया जा रहा है, जो उसमें एनर्जी बन रहा है। आप क्लास 10 जब आएंगे तो आपको हम सिखाएंगे वहां पे कि जब आपका ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, जब आपका ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और ग्लूकोज ब्रेकडाउन करके जब CO2 H2O एनर्जी का फॉर्म करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो बिल्कुल ये वही वाला काम है। तो आपके बॉडी में जो सेलुलर एक्टिविटीज हो रहा है ना, उस सेलुलर एक्टिविटीज के दौरान CO2 वहां से निकलता है। तो ड्यूरिंग सेलुलर एक्टिविटीज CO2 इज प्रोड्यूसेस, CO2 वहां बनता है और CO2 बाहर निकलता है।
आपको मैं वहाँ सिखाऊंगा रिस्पायरेशन। वैसे क्लास 7 में अगर आप पढ़े होंगे रिस्पायरेशन मेरे से या किसी और टीचर वगैरह से, तो आपको सिखाया गया होगा उसमें कि रिस्पायरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड और ग्लूकोज इनटू सिंपल फॉर्म टू प्रोड्यूस एनर्जी, है ना। breakdown of the food particles to produce energy। तो एनर्जी का जो प्रोड्यूस हो रहा है वे वही वाला टर्म है। तो उस एनर्जी के दौरान आपके बॉडी में CO2 बनता है, लिख देता हूं यहाँ पर है। जब आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है तो वहां बनता है CO2, बनता है वहां H2O और वहां बनता है ATP यानी कि एनर्जी, ठीक है। तो वहां एनर्जी बनता थी, वही वाला CO2 है। इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूं आपके लिए कि CO2 का कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल ज्यादा है और CO2 का कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में कम है। CO2 का कंसंट्रेशन आपके सेल में ज्यादा है और इन्वायरमेंट में कम है, तो इसी का रूल फॉलो करेगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। आपके सेल में ज्यादा है, आपके सेल में मोर है, तो अब क्या करेगा, वो बाहर भागेगा, जो कंसंट्रेशन लो रहेगा। इसीलिए आपके बॉडी में जब CO2 बनता है तो वो चाहता है कि बाहर भाग जाए, चाहता है कि बाहर निकले। क्यों? बाहर कम है, अंदर सेल में ज्यादा है। तो यही पाथ फॉलो करेगा वो। CO2 आपके सेल में ज्यादा कंसंट्रेशन मात्रा में है, ज्यादा अमाउंट में है, तो वो हायर टू लो की ओर जाएगा। तो आपका ये आपका डिफ्यूजन का प्रोसेस फॉलो करता है, डिफ्यूज करता है, वो मूवमेंट करता है। तो डिफ्यूजन आपके गैस में भी होते हैं, डिफ्यूजन आपके एयर में भी होते हैं, डिफ्यूजन आपके वाटर में भी होते हैं, डिफ्यूजन आपका कोई सेल में भी हो रहा है। ये सारा का सारा आपका डिफ्यूजन का ही प्रोसेस है, जिसके थ्रू हमारा बॉडी जो है वो डिफ्यूज करता है, बॉडी से जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल्स है इंट्री है एग्जिस्ट करता है। बेसिकली इसका फंडा क्या है कि ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर की ओर जाता है ये, ठीक है। आगे चले हम लोग, ठीक है, चलते हैं। अब हमारे पास डिफ्यूजन का यानी कि मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन का एक और वर्जन है, वो हमारा है ऑस्मोसिस। वो हमारा है ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस क्या होता है सर? एक्चुअली में ना ऑस्मोसिस को हम कहते हैं डिफ्यूजन पार्ट 2। मत ऐसे समझिए कि इसमें भी आपका वो डिफ्यूजन ही हो रहा है, लेकिन ये डिफ्यूजन आपका दोनों में कर रहा था, ऑक्सीजन में भी यानी कि एयर में भी और वाटर में भी, है ना, एयर में भी और वाटर में भी। लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए होता है। क्या बोले सर आप? मैं ये बोल रहा हूं बच्चों कि जो डिफ्यूजन होता है वो दोनों में है, एयर में भी और वाटर में भी। लेकिन ऑस्मोसिस खास करके ऑस्मोसिस आपका बेसिकली वाटर के लिए जिम्मेदार है, यानी कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस से आपका वाटर ही पास करता है। आइए समझते हैं कैसे इसमें ऑस्मोसिस वर्क करता है और ऑस्मोसिस कैसे खास करके ये लिक्विड के लिए जिम्मेदार है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर समझाऊंगा। आप देख रहे थे, मेरे एक एग्जांपल लिए थे चना वाला। चलिए एग्जांपल चेंज करते हैं। किशमिश आपको एक बर्तन में दिया है फुलाने के लिए। मान लीजिए मेरे पास एक बर्तन है, मैंने आपको उसमें कहा कि इसे किशमिश डाल दीजिए, इसमें किशमिश को फूलने के लिए, है। तो आप कुछ देर बाद देखोगे किशमिश जो है वो फूल करके बड़ा हो गया, अपना साइज बड़ा कर लिया है। तो ये क्या दर्शा रहा है कि पानी कहीं ना कहीं तो गया, कहीं ना कहीं तो वो यहां वहां मूवमेंट किया वाटर का। तो उसको अगर आप यूं ही छोड़ देते हैं नेचर में तो वहां नहीं फूलता है वो। तो इसका मतलब क्या है कि एयर का मूवमेंट वहां नहीं है, उससे जब पानी में आप भिगोंगे, पानी में डालेंगे, तब वो मूवमेंट करेगा एयर का। तो ये शो कर रहा है कि वो उसमें वाटर का मूवमेंट है। आइए और समझते हैं, एक बार हम पहले डिफाइन देखते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है। कहता है कि पैसिव या स्पॉन्टेनियस नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो मैं कब से आपको बोल रहा था ना कि ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है,
इट इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो वही आपको यहां दिख रहा है कि थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। आइए पहले मैं फर्स्ट समझ लेते हैं कि ये सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है और ये मामला क्या है। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर तैयार होता है, एक सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है सर? वो कोई सब्सटेंस, वो कोई ऑब्जेक्ट जो घुलनशील है, जो घुलने योग्य है, जो घुल सकता है। एग्जाम्पल सॉल्ट, शुगर, ये सब क्या है? ये आपका डिसॉल्व कर रहा है ना। तो ये जो डिसॉल्व कर रहा है, ये डिसॉल्व करने वाला चीज को हम कहते हैं सॉल्यूट। और जिसमें वो डिसॉल्व करेगा, जैसे आपका चीनी पानी में घुलता है, नमक पानी में घुलता है, लेमन जूस पानी में घुलता है। तो जो चीज घुलनशील है, जो चीज घुलनशील है, जो घुल सकता है, उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। जिसमें वो घुलने जा रहा है, जिसमें वो घुल जाएगा, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो अगर मैं आपको एग्जांपल लूं तो शुगर और साल्ट जो है, शुगर या सॉल्ट जो है वो सॉल्यूट है और वाटर जो है वो आपका सॉल्वेंट है। ठीक है बात यहां तक आपको? अब आइए समझते हैं कि सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, शुगर क्या है। आप यहां क्लियर हो लिए ना कि सॉल्यूट क्या है? जो घुलेगा। यहां पे मैं आपको समझा दूं कि घुलने की मतलब ये यहां पर है कि उसमें, उस सॉल्यूट में, चीनी में सॉल्वेंट की मात्रा कम है, मतलब वो ड्राई है, उसमें पानी की मात्रा कम है। और आप पढ़े थे अभी जस्ट डिफ्यूजन में, डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बड़े कंसंट्रेशन जहां बहुत सारा मात्रा पानी का है, वो कम पानी की ओर मूवमेंट करेगा। ठीक है, चलिए। तो सॉल्यूट जिसमें कि आपका पानी की मात्रा कम है और सॉल्वेंट जहां पानी की मात्रा ज्यादा है। तो यहां लिखा हुआ है कि स्पॉन्टेनियस पैसिव नेट मूवमेंट ऑफ ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। अरे सॉल्वेंट है क्या सर? अरे इसको कह दो ना कि पानी। अब ठीक है, हाँ। तो सॉल्वेंट मतलब व्हाट? वाटर molecules through semi-permeable membrane from a region of lower solute concentration to region of higher solute concentration। तो अब मैं आपको एग्जांपल और लेता हूं, आपके लिए समझिएगा ध्यान से जरा उसको। जैसे आप दो बर्तन ले लीजिए, दोनों में पानी डाल दीजिए, डाल दिए, और एक में आप चीनी ऐड कर दीजिए, शुगर, और एक को प्लेन रखिए, उसमें कुछ ऐड मत कीजिएगा। ठीक है, उसमें आप कुछ ऐड मत कीजिए, उसको प्लेन रखिए उसको। तो अब टास्क आपके पास ये है कि इस दोनों में एक एक रेजिन यानी कि किशमिश, एक एक रेजिन, एक एक पीस इसमें किशमिश ऐड कर दीजिए, रेजिन्स। आप जब इसमें एक एक पीस रेजिन्स ऐड करेंगे तो आप थोड़ा देर उसे छोड़ देंगे 5-6 घंटे के लिए। जब उसे आप छोड़ देंगे तो आप क्या देखेंगे कि जिसमें प्लेन किशमिश था, जिसमें कि प्लेन वाटर था, उसका किशमिश फूल चुका है ना, सॉलिड हो गया, फूला है। और इसमें शुगर डला हुआ था, उस वाले टम्बलर में, उस वाले जार में किशमिश श्रिंक कर गया है, सिकुड़ गया है। ये ऐसा क्यों हुआ? तो इसका मतलब इस डिफरेंस में वही था
कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो है ना वो मूवमेंट होगा किधर से, जिधर आपका लोअर सॉल्यूट है जाएगा कहां, जहां हायर सॉल्यूट है। यानी कि जब इस पानी में आप किशमिश डालें तो वो किशमिश में पानी की मात्रा कम है, यानी कि वो लोअर सॉल्यूट है, वो है ना, उस सॉल्यूट में पानी की मात्रा कम है। और पानी ज्यादा कहां है, पानी ज्यादा है उस टम्बलर में, यानी हायर सॉल्यूट हायर सॉल्वेंट बाहर है। तो जो वो मूवमेंट ऑफ वाटर होगा वो हायर टू लोअर जा रहा है, यानी कि बाहर में पानी की मात्रा जो है ज्यादा है, अंदर कम है, तो वो अंदर मूवमेंट करेगा। तो इसी के मूवमेंट के बिहाफ पे आपके तीन तरीके से आपको इसमें वर्ड पढ़ना है, तीन एग्जांपल्स पढ़ने हैं। क्या क्या इसमें है, एक आपका है हाइपरटोनिक, एक आपका है हाइपोटोनिक, और दूसरा आपका है, तीसरा आपका है आइसोटोनिक। अच्छा, ये होता क्यों है सर, ये जो मूवमेंट ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन होता क्यों, क्या काम है इसका, ये होता है टू मेंटेन बैलेंस ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑन बोथ साइड। जैसे कि आप ये सारी बात को छोड़िए, बेसिक पे आइए। उस पानी में जो किशमिश डाले थे, किशमिश में पानी की मात्रा कम है, वो ड्राई है, वो सूखा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि जितना पानी बाहर है ना, जैसा वो सब पानी उसके अंदर भी हो जाए। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के माध्यम से वो अपने अंदर जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, जो कंसंट्रेशन उसके माध्यम में कम है, वो बाहर वाले कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन से लो की ओर मूव कर जाएगा। जब मूव कर जाएगा ना, तो बाहर भी पानी बराबर हो गया और किशमिश में पानी की मात्रा ठीक ठाक पहुंच गई हो। तो ये लोअर कंसंट्रेशन की ओर हमारा जो वाटर है वो मूवमेंट कर गया, तो हायर टू लोअर मूवमेंट कर गया। वो दोनों वही चीजें है, हायर टू लोअर सॉल्यूट पे लिखा है, इसलिए थोड़ा चीज आपको उल्टा उल्टा कुछ नहीं है, ये लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से जाता है हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की ओर। ठीक है। हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपरटोनिक में सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है, वही सॉल्यूट जब किशमिश है, किशमिश क्या आपका सॉल्यूट ही है ना, जो घुलने उसमें आया, पानी में जो डाले किशमिश तो पानी सॉल्वेंट है, किशमिश क्या है सॉल्यूट है, तो पानी में किशमिश डाले तो किशमिश सॉल्यूट है, तो वहां पर सॉल्यूट में कंसंट्रेशन ज्यादा है और सॉल्वेंट में क्या है कम है, तो वो जो मूवमेंट करेगा वो लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, वो मूवमेंट करेगा लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका श्रिंक कर जाएगा। ये क्या समझने के लिए है, अगर आप अंगूर लाते हैं बाहर से मार्केट से और अंगूर को आप धूप में सूखने के लिए दिए, है ना, आप अंगूर को धूप पे सूखने के लिए दिए, अंगूर जब धूप में सूख करके किशमिश बन जाएगा ना, तो वो एक एग्जांपल है हाइपरटोनिक का। ठीक है, वो अंगूर सूख करके किशमिश बन गया, वो एग्जांपल है आपका हाइपरटोनिक का। हाइपर मतलब क्या होता है, गुस्सा, ड्राई, तो उसमें जो कंसंट्रेशन है किशमिश में अंगूर में वो ज्यादा है, पानी की मात्रा ज्यादा है, सॉल्यूट में मात्रा पानी का ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, यानी कि बाहर की मात्रा कम है, तो वो पानी जो है किसमें अंगूर से बाहर चला जाएगा, तो ये हाइपरटोनिक, इसमें चीजें श्रिंक कर जाएगी। इधर क्या है हाइपोटोनिक, इसमें क्या होगा सॉल्यूट में कम है, सॉल्वेंट में ज्यादा है। कैसे, वो आप आपका किशमिश ले लीजिए, किशमिश को फूलना है तो पानी में आप किशमिश डालें, बाहर ज्यादा है किशमिश में कम है, तो अब बाहर यानी कि जो उस अरे बाहर मतलब उसके पानी उसके टम्बलर में ग्लास में जो पानी बाहर इन्वायरमेंट हुआ किशमिश से बाहर इन्वायरमेंट, तो उस पानी में किशमिश के बाहर इन्वायरमेंट में पानी में ज्यादा कंसंट्रेशन है, तो क्या करेगा वो सॉल्वेंट की ओर जो है वो मूव करेगा, यानी कि वो किशमिश को फुलाएगा, बाहर से अंदर की ओर आएगा, यानी कि वहां सॉल्यूट की मात्रा उसमें कम है, वहां सॉल्वेंट ज्यादा है।
इसमें आपका किशमिश फूल जाएगा, यहाँ किशमिश आपका श्रिंक कर गया था, यहाँ किशमिश आपका फूल जाएगा। आइसोटोनिक में अगर आप फूले हुए किशमिश को पानी में रखेंगे तो उसमें आपको ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, एक आध ग्राम का थोड़ा बहुत फर्क दिख सकता है मूवमेंट ऑफ वाटर का, उसमें आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक हुआ। हाइपरटोनिक में क्या था, इसमें आपका जो भी सॉल्यूट है उसमें से कंसंट्रेशन बाहर की ओर जाएगा, सराउंडिंग की ओर जाएगा, बाहर निकलेगा, ये श्रिंक करेगा। इसमें क्या था हाइपोटोनिक वाले में, हाइपोटोनिक में आपका जो सॉल्यूट है वो बाहर से कंसंट्रेशन लेगा, ये पानी को अपने अंदर आने देगा, ये फूल जाएगा। और आइसोटोनिक में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए इसे कहते हैं हम लोग है इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो आपका हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बिहाफ पे आपके 3 एग्जांपल्स थे। ठीक है, आपको ध्यान होगा। अच्छा, हमारे पास में 2 और टॉपिक है, इंडोऑस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। नाम से क्लियर लग रहा है आपको, ये इंडो है, इंडो मतलब क्या है, इनसाइड, इनटू। तो अगर वाटर का मूवमेंट इनटू द सेल है, अगर वाटर का मूवमेंट इनटू द सेल यानी कि बाहर के सराउंडिंग से पानी अंदर आ रहा है, सिंपल बोल दीजिए ना सर ऐसे, किशमिश फूल रहा है, तो ठीक है, आप भी समझ जाइए ऐसा ही में कि हाँ किशमिश फूल रहा है, तो जो किशमिश फूल रहा है ना वो आपका है इंडोऑस्मोसिस। और एक्सोस्मोसिस ये क्या है, वो आपके सेल से पानी सराउंडिंग की ओर जाएगा यानी कि बाहर निकलेगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि पानी सराउंडिंग में जा रहा है, किशमिश श्रिंक कर रहा है, किशमिश सिकुड़ रहा है, पानी कम रहा है इसकी मात्रा में। तो ये इंडोऑस्मोसिस एग्जांपल है, इनटू द सेल वो आपका है हाइपोटोनिक, और उसमें से बाहर निकल रहा है वो एग्जांपल आपका है हाइपरटोनिक का। तो इंडोऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल, एक्सोस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सराउंडिंग, या ऐसे कर दीजिए फ्रॉम द सेल टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स द आउटसाइड जहां पर कंसंट्रेशन लो है। तो ये आपका डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों जो है वो डिफ्यूजन ही है, डिफ्यूजन दोनों में होता है, एयर और वाटर दोनों में, लेकिन ऑस्मोसिस जो है वो वाटर में होता है। और ये टोटली आपका एग्जांपल, टोटली आपको टॉपिक बेस्ड था सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला बात पे, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और ऑस्मोसिस उस बात को प्रूव भी किया कि ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो ये आपका इस टॉपिक में यहीं तक।